नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम बजट 2022-2023 के बारे में एक विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे बजट क्या होता है, बजट की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है बजट, और फिर हम देखेंगे 2022 में मुझे यूपीएससी एग्जाम के लायक क्या क्या लगा। मित्रों, मैं और आपको बात बता दूं कि हम पीएचडी पे बजट पे पीएचडी करने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी उस पर इतना भी नहीं पूछेगा। इंटरव्यू आपको आधे घंटे का नहीं देना है कि बजट के ऊपर ही आपको पूछा जाएगा। आपको अलग अलग सवाल इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ। सो इतना भी नहीं पढ़ना है। वो कई लोग हैं कि 1 महीना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, 1 महीना बजट पढ़ेंगे, टोटल 2 महीना, मतलब फरवरी और मार्च। तो फिर आपके पास बचता है अप्रैल और मई और जून में तो आपके एग्जाम, मतलब 2 महीना। वो 2 महीना आपको रिवीजन के लिए चाहिए, 2 महीना लगभग। तो उसमें अगर आपको स्टैटिक पोर्शन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बच गया तो फिर क्या, फिर वही कि स्टैटिक पोर्शन से हाथ धो लेना। फिर आप 2 महीने में वही टॉप 10 100 करंट अफेयर पढ़ोगे, वो करोगे। ध्यान दो स्टैटिक पोर्शन पे। ये वीडियो देखो, ये एक टाइम वीडियो देखो, और उसके बाद एक मतलब बजट का रिवीजन वीडियो मैं ला दूंगा, या तो नहीं भी लाऊंगा तो ये वीडियो आप देख लेना, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। बजट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगली न्यूज़ क्या है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है भाई, फॉर्म आ गया है। 22 फरवरी तक डेट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, वही क्राइटेरिया सेम है, बाकी सब क्राइटेरिया, सिलेबस, वो सब चेंज है। नो सिलेबस प्रॉब्लम। हाँ, 5 से 15 सितंबर, जो डेट याद नहीं है, 16 सितंबर मेंस की डेट है। तो अगर कुछ नहीं होता है इस बार, मतलब कोरोना के कारण अगर एग्ज़ाम नहीं सफल होती है आगे, तो चांसेस हैं कि यूपीएससी अपने पुराने साइकिल पे आ जाए। तो अगर आपको कोई भी जो मैं इस वीडियो में जो डेटा दिखाऊंगा उसमें कोई प्रॉब्लम की है, प्रॉपर डेटा है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली indiabudget.gov.in पे जाना है, इस पर क्लिक करना है और आपको खुद ही बजट मिल जाएगा। मतलब खुद ही बजट मिल जाएगा, प्रीवियस बजट भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा। ऑल ऑफ दैट यू गेट इन द वेबसाइट। और मैंने भी वही से डाटा लिया है, कोई न्यूज़पेपर, देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल से नहीं लिया है, वो अलग अलग न्यूज़ चैनल से नहीं लिया है। मेरे को भी लगा कि कुछ भी डालेंगे क्यों, तो मैंने लिया बजट से। तो मैंने ऑफिशियल बजट का डेटा लिया है। तो लेकिन फिर भी कोई डाउट कि न्यूज़ चैनल वाले कुछ और बता रहे हैं, तो फिर ये बजट आप देख सकते हो। बाकी वो ऐसा ही क्लिक करते हो, क्या आएगा, कुछ ऐसा है, वो आएगा कि बजट एट ग्लांस, मतलब फुल बजट नहीं मिलने वाला है आपको। देखो क्या रहेगा, आपको क्या बजट चाहिए, देखो एक्सपेंडिचर चाहिए, की बजट चाहिए, बायलिंगुअल, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में, की टू बजट, बजट हाईलाइट क्या करता है, फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सब क्या है वो आप देख सकते हो। वो सब इसी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ये जो आप वो देख रहे हो ना, की फीचर्स ऑफ बजट, की फीचर्स ऑफ बजट देख रहे हो, की फीचर्स ऑफ बजट, इसमें 17 पेज का आपको पीपीटी मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन पीपीटी है, वो आप पढ़ सकते हो, बहुत कार्टूनी टाइप में गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उस पर डेटा मिल जाएगा। अब इस लेक्चर में क्या क्या रहेगा, तो क्या है ना, बजट कुछ ज़्यादा खास नहीं कह रहा था, तो मैंने क्या किया, वो शुरुआत से कि बजट क्या होता है और बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसको हम देखें। तो क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले व्हाट इज़ बजट, हिस्ट्री ऑफ बजट, हिंदी में भारत का इतिहास क्या है बजट में, और इम्पॉर्टेंट बजट क्यों ज़रूरी है, टाइप ऑफ बजट, कितने प्रकार के बजट होते हैं, फिर कंपोनेंट बजट, बजट में क्या क्या होता है, फिर बजट 2000, फिर बजट का डेफिसिट, बजट का नुकसान घाटा होता है क्या, फिर इंपॉर्टेंट PYQs, कुछ PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस करूँगा, लिख के नहीं। अब बजट क्या होता है वो देखो। पहले बजट शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ, द ओरिजिन वर्ड ऑफ बजट वो कहाँ से हुआ, देखो। बुल्गा मतलब चमड़े का थैला, ये एक लैटिन वर्ड है, मतलब चमड़े का थैला, जैसे हमारे में होता है चमड़े का थैला बोलते हैं हिंदी में, वैसे ही लैटिन में इसको बुल्गा बोलते हैं, बुल्गा। ठीक है, और बजट से इसका क्या लेना देना है, क्योंकि पहले ना बजट चमड़े के थैले में आया करता था, इसको बुल्गा कहते थे। फिर आया बॉगेट, ये कौन सा वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है। फिर क्या, बॉगेट मतलब बॉगेट फ्रेंच वर्ड। फिर आया बजट,
ये इंग्लिश है। फिर बजट बोलते बोलते मतलब बोलते हैं ना बजट 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 बोलते बोलते बजट आ गया। ये बजट इंग्लिश वर्ड है। वो कई लोगों का ये कि बजट तो हिंदी है, बजट हाँ हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, नहीं, बजट तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बोलते बोलते इंग्लिश हो चुका है। जैसे जंगल, जंगल इज द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पर हम उसको हिंदी में बोलते हैं, बोलते बोलते लगा कि जंगल तो हमारी भाषा है, हमारी भाषा में तो वन बोलते हैं, ये तो किसी को नहीं पता। अगली न्यूज़ क्या, ये अब बजट होता क्या है वो देखो। बजट मतलब लेखा जोखा सरकार का, वो हमारे अपने घरेलू मतलब डोमेस्टिक टाइप में समझो, व्यवहारिक समझो। वो आपने मांगा कि पापा IAS की तैयारी करने के लिए वो 50,000 रुपये चाहिए, पर वो पापा ने बोला मेरे बजट में नहीं है। मतलब बजट में जो न महीने के पहले या महीने के लास्ट में वो देखा जाता है कि बजट इस बार हिल गया, इस बार बजट सही नहीं था, इस बार क्या क्या खर्चा करना है जब सैलरी आती, तो उसमें 50,000 आपका खर्चा नहीं था, तो कुछ करेंगे पापा, वो हम देखेंगे नहीं, वो हमारे लिए वो सब मतलब आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए कि मतलब गवर्नमेंट भी ऐसा लेखा जोखा लगाती है कि पिछले महीने कितना खर्चा, पहले पिछले साल कितना खर्चा हुआ और इस साल कितना खर्चा होगा, तो वही सब हम देखेंगे क्या क्या है। और वो एक डेफिनेशन में देख लो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर 3 years, व्हाट वाज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन पास्ट ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर, मतलब पिछले साल क्या रहा, इस साल क्या रहेगा, और वो फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन करना कि हाँ अगर जो अगले 2023 में वो ऐसा हम करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट कम करेंगे, ये क्या कम नहीं करेंगे, वो करेंगे, आय ज़्यादा बढ़ाएंगे, वह कम करेंगे, वो सब हम देखेंगे, घाटा कम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोक लुभावन की बातें और बड़ी बड़ी बातें हम देखेंगे क्या। और बजट के बारे में अगर मैं आपको कुछ बता दूं तो बजट जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन ही नहीं है। मतलब संविधान को खोलो तो कहीं बजट नहीं दिखता है, तो क्या बजट इतना आसान है, मतलब क्यों बजट क्यों पेश करते हैं जब संविधान में नहीं है। और इतनी बड़ी चीज़, इसका हल्ला मचा हुआ है यूट्यूब पे अभी समय कम से कम 50-60 वीडियो, और मतलब डेली न्यूज़पेपर में 50-500 की कॉलम आती रहती हैं कि बजट में ऐसा, बजट में वो। मैंने भी 2-3 कॉलम करवाई है। क्यों वो ऐसा क्यों बोलते हैं, तो वही सिंपल सी बात है, आर्टिकल 2012 में 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वही मतलब है, एनुअल मतलब साल का, मतलब सालाना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, वही फाइनेंस आ गया सब रहेगा, तो उसी को आसान भाषा में बजट बोल दिया जाता है। तो कई लोग इसको हिंदी कहते हैं, नहीं हिंदी नहीं, बजट तो इंग्लिश है, मैंने अभी आपको बताया, तो नहीं, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में मेंशन्ड है, बजट कहीं नहीं मेंशन्ड है, ये आपको याद रखना। अब हिस्ट्री, बजट का इतिहास भारत में क्या, तो देखो अंग्रेज आए, जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स अपनी वाली गणित लगा के आए, वो अपना फ्यूचर, हमको ये नहीं देखना कि बाहर कब से बजट आया, वो पहले 500-600 साल पहले ऐसा बजट वजट कुछ नहीं होता था भारत में, पर वो अंग्रेज आए, उन्होंने बंगाल में सबसे पहले बजट लाया। क्यों, वो देखने के लिए क्या क्या खर्चा होता है, वो अपने यहाँ करते थे, वो अपने यहाँ जैसा करते थे वो हमारे यहाँ पे भी करने लगे। सबसे पहला बजट, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड ऑन 18 फरवरी 1960, और जेम्स विल्सन भाई साहब, ये जो भाई साहब देख रहे हो, इन्होंने सबसे पहला बजट पेश किया था। तो प्रश्न पूछेगा पहला बजट किसने पेश किया था, तो वो अब UPSC इतना नहीं पूछता है, कभी पूछ लिया तो वैसा, बट वो PCS वाले, वो मध्य प्रदेश वाले थोड़ा ज़्यादा इसको पूछते हैं, तो भी मैंने पढ़ा दिया। और थोड़ा सा जानने की जरूरत की एक उत्सुकता कि कब से बजट भारत में चालू। अब बड़ी बात की, जब से जब भारत आज़ाद हुआ तब किसने किसने बजट पेश किया, कब का बजट पेश हुआ। तो पहला भारत का आज़ाद बजट 26 नवंबर 1947 में, उसको बाय शंमुख चट्टी ने पेश किया था। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ फाउंडर की पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्ट क्या है, वो 26 नवंबर 1947 से याद रखने के लिए वो क्या ट्रिक क्या है, वो 26 नवंबर को मैक्सिमम चीज़ आपको याद रहती है, जैसे कि 26/11 और कॉन्स्टिट्यूशन डे और 26 नवंबर 1947, ये 3 चीज़ के लिए आपको याद रखना चाहिए 26 नवंबर को। अब भारत जब रिपब्लिक हो गया, देखो ये तो भारत आज़ाद नहीं हुआ था एट दैट टाइम, मतलब आज़ाद हो गया था, बट इस टाइम पे हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था, पर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था। तो फिर जब अगला बजट आएगा तब क्या होगा, अगला बजट जब आएगा तो फिर वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का बजट कहलाएगा। तो उसको सबसे पहले पेश किसने किया था, जॉन मथाई ने, ठीक है, ये ए आएगा, MI नहीं आएगा, करेक्ट कर लेगा।
28 फरवरी 1950 को अब कोई बजट पेश किया गया था, भारत का रिपब्लिक पहला बजट। और ऐसा पहला बजट जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था तो वो जवाहरलाल नेहरू 1958-1959, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा, ये सब तो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, पर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सबसे पहला बजट पेश किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू, मतलब सोचिए ना, मोदी जी आए और वो मतलब बजट के बारे में भाषण मारे, तो फिर मेरा वीडियो बना के तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाकी सब तो उन्हीं का इतना आसान भाषा रहता है कि समझेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगली क्या, फाइनेंशियल ईयर के बारे में थोड़ा सा ना जान लो। फाइनेंशियल ईयर भारत में कब से चालू हुआ, तो 1867 से। अब फाइनेंशियल ईयर कब तक रहता है, 1 अप्रैल to 31 मार्च। तो बजट अभी आया है पर उसको 45 दिन तो पास होने में लग जाएगा। 45 दिन उसको जब पास होने में लग जाएगा तो फिर आते आते 1 अप्रैल हो जाएगा। तो 1 अप्रैल में सबको क्या आएगा, दे दिया जाएगा टारगेट कि आपको ये करना है, आपको ये करना। अकाउंट एग्रीकल्चर ईयर क्या, 1 जुलाई to 30 जून, ये है एग्रीकल्चर ईयर, वो अलग होता है। दो चीज़ याद रखना, एग्रीकल्चरल ईयर और फाइनेंशियल ईयर। इसको चेंज करने की बातें चल रही हैं, वो चेंज होगा तो हम देखेंगे, कोई मतलब। अब क्या है, अब पहले जो बजट है ना वो 5 बजे आता था। वो 5 बजे कैसे कि ब्रिटेन में बजट, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में बजट था वो 11:30 बजे आता था, 11:30 बजे। तो जो मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से, टाइम जोन के हिसाब से भारत 5.5 घंटा आगे है। अगर भारत 5.5 घंटा आगे है तो यहाँ बजट तो 5 बजे आता था। तो फिर वो आज़ाद भारत में भी ऐसा ही हो गया, पर वो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको चेंज कर दिया, 11 बजे बजट लाया गया। और पहला बजट जो 11 बजे लाया गया था वो वित्त मंत्री भाई यशवंत सिन्हा। तो ये भी याद रखना जरूरी है। अभी तक कितने नाम याद रखने हैं हमको, तो जेम्स विल्सन, शमुक चट्टी, मथाई, जॉन मथाई, और ये चौथा नाम है यशवंत सिन्हा। तो ये सब नाम को याद रखना है। अब बजट पहले लास्ट फरवरी में, आप देखो 28 फरवरी को आता था बजट, लेकिन अब बजट जो है वो पहले फरवरी को आया। जब पहली फरवरी को आया तभी तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो 2017 में बजट जो था वो पहले दिन में फरवरी के पेश होने लगा। ये हमको जानने लायक बात है कि किसने किया, वो मोदी सरकार ने किया। वो क्यों किया, वो अगर आपको जानना है तो उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक से, पहले 28 फरवरी को बजट पास होता तो उसको 45 दिन उसको पास होने में लगता था, होते होते अप्रैल हो जाते था। ठीक है, तो मार्च हुआ, फिर 30 दिन मार्च का, 31 दिन मार्च का, फिर 14 अप्रैल से 15 अप्रैल हो जाता था। 15 दिन वैसे ही ऑलरेडी लेट हो चुका था फाइनेंशियल ईयर में, और फिर 15-16 दिन वो टारगेट बचाने में, पैसा आया तो ये करने में, वो 15 दिन, तो मतलब ऑलरेडी 1 महीना जो था वो लेट हो जाता था। इसीलिए 1 फरवरी को आएगा तो 45 दिन पास होने में लगेगा, मार्च हो जाएगा, और 15 दिन पैसा डिपार्टमेंट के पास पहुंचने में लगेगा, टोटल 1 दिन, 15 दिन, फिर 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। पहले 1 अप्रैल को सबसे पहले पैसा आ गया। तो एकदम प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए, ऐसा किया गया था। तो ये सही कदम है, नहीं सही कदम है वो हम देखने नहीं बैठेंगे, पर ये सही कदम वैसे भी है। अब क्या है, रेलवे पहले ना, अब क्या था कि ब्रिटिशर्स को रेलवे से ज़्यादा कमाई होती थी, मेन बेस था ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का। तो वो क्या करते थे, जनरल बजट मतलब आम बजट को और रेलवे बजट को अलग अलग लाया करता। ठीक है, तो पर 2017 से वही मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल बजट रेलवे बजट को एक कर दिया गया, मतलब उसके पहले भी अलग अलग लाया जाता था। तो किसने किया, मोदी सरकार ने किया। क्यों, अब वो देखो जरूरी, अब तो ऐसा आज़ाद भारत में ऐसा जरूरी नहीं माना जाता है, इसीलिए रेलवे बजट आम बजट को एक कर दिया। पर उसमें मैं एक सोल्यूशन या सजेशन देना चाहूँगा कि हेल्थ बजट को और एजुकेशन बजट को अलग कर दें, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स ने मेन फोकस उनका था रेलवे पे, कमाई उनकी उससे ज़्यादा हुआ करती थी। तो फिर एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हेल्थ या एजुकेशन को अलग से बजट लाना चाहिए। अब फर्स्ट डिजिटल बजट कब आया था, 2021 और 22 में। मतलब पहले क्या होता था, पहले चमड़े के थैले में बजट आया करता था, फिर बही खाता में बजट आया करता था, फिर उसके बाद अब बजट आने लगा है डिजिटल सैमसंग की टैबलेट में। वो PDF पढ़ते हैं और बजट सुनाते हैं। अब कितने कितने प्रकार के बजट होते हैं वो देखो, कॉमन बजट, परफॉर्मेंस बजट,
जीरो बेस बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कॉमन बजट तो आप समझ गए, आम बजट 3 साल का लेखा जोखा। लेकिन अब ये परफॉर्मेंस बजट क्या होता है वो देखो। जैसे आपने वो तैयारी के लिए पैसे मांगे, तो फिर अब पैसा दो पर पास तो हो, मतलब इन्होंने बोला परफॉर्मेंस मांगा कि हाँ पैसा तो मैं दे दूँ लेकिन पास तो हो जाओगे, IAS तो बन जाओगे, उस प्रकार का मतलब परफॉर्मेंस पूछना। जब गवर्नमेंट अपना परफॉर्मेंस बताती है कि हम ऐसा करेंगे तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट। अब क्या है, वो पास हो गया, मतलब आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तब क्या, तो वो वापस से 30,000 रुपया मांगने पर, तो फिर उन्होंने कहा कि पिछली बार भी तो इसीलिए मांगा था। मतलब देखो पिछली बार गवर्नमेंट ने किया काम तो नहीं कर पाया। या तो देखो 250 किलोमीटर का हाईवे है, 250 किलोमीटर का हाईवे है, उस हिसाब से 220 किलोमीटर तो पहले ही पिछले साल ही बन गया था, ठीक है। इस साल गवर्नमेंट ने 30 किलोमीटर बनाया, लेकिन कहा कि काम करो 220 को 0 गिन लो, और अब देखो कितना बना, तो 30 किलोमीटर, मतलब जीरो बेस्ड बजट। मतलब जो पुराना हो गया उसको छोड़ दो, उसको मतलब पापा वो पिछला वाला छोड़ दो, अब तैयारी मैं करता हूँ, अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। मतलब अब मेरा ये स्टेटमेंट है, पुराना वाली चीज़ छोड़ दो, पुराने वाली चीज़ को जाने दो, अब यहाँ से मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। ऐसा आपका बोलना कि तैयारी होगा नहीं कर पाए, प्रीलिम पास नहीं हुआ, तो अब देखो मैं अब जीरो बेस से स्टार्ट करता हूँ। अब आउटकम बजट, वो मैं को हैप्पी स्टोरी करने के लिए। बट आउटकम बजट क्या होता है? आउटकम बजट का सिंपल मत कि वो सरकार आउटकम बताती है कि जो हमने पिछली बार किया उसका आउटकम क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, उसको बोलते हैं आउटकम। जेंडर बजट क्या? जेंडर बजट में वही कि किसी भी स्पेशल जेंडर को, मैंने सब महिला लिखा है, मतलब किसी भी स्पेशल जेंडर को ज़्यादा छूट देना, या कुछ स्पेशलाइज बजट उनके लिए किसी भी स्पेशल जेंडर के लिए लाना। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, लेकिन मेजरली फीमेल और ट्रांसजेंडर होता है, मेल्स के ऊपर ऐसा स्पेशली बजट नहीं आता। वो सिंपल सी बात है क्योंकि उनको एम्पावरमेंट की सोसाइटी में जरूरत है। अब कॉमन बजट में क्या हो, डेफिनेशन देख लो। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट वर्क्स, ये वो डेफिनेशन है, वो मैंने लिख के लाई है। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस की क्या क्या तुम्हारा टारगेट है उनका पूछो कि सरकार को ये करना है। परफॉर्मेंस बजट पे सरकार को मतलब परफॉर्मेंस कर देना, जैसे आपको परफॉर्मेंस करना है कि भाई मैं पास हो जाऊंगा, ये उसे। फिर जीरो बेस बजट, जीरो देखो रिजल्ट ओरिएंटेड एज वेल एज गोल ओरिएंटेड, मतलब जीरो से शुरुआत करना। नो वेटेज इज गिवन ऑन द एक्सपेंडिचर फिगर्स प्रीवियस ईयर इन द बजट ऑन द ग्राउंड डेट ऑफ बजट फॉर नेक्स्ट पीरियड इज नाइल, मतलब पिछले पीरियड का बजट कुछ नहीं था, अब शुरुआत से शुरुआत करना, पिछला रुपया कुछ नहीं था, अब शुरुआत से पैसे की मांग करना, इसको बोलते हैं जीरो बेस बजट। आउटकम बजट, डिटेल्स हाउ मच वर्क, कितना वो मंत्रालयों ने वर्क किया, उसको बोलते हैं आउटकम बजट। अब स्ट्रक्चर ऑफ बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, इसमें आप दो पार्ट, मतलब बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल, ठीक है। राजस्व पूंजी, उसमें भी दो प्रकार, रेवेन्यू रिसीप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम इसको समझेंगे रेवेन्यू रिसीप क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो आप देख लो कि दो प्रकार है बजट्स के। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्लासिफिकेशन करूंगा कि क्या क्या इसमें बजट में है, पर वो देखो आप दो प्रकार है रेवेन्यू में, रेवेन्यू कैपिटल, और उसमें सब टॉपिक क्या, रेवेन्यू रिसीप्स, कैपिटल रिसीप्स। रिसीप्स मतलब प्राप्तियां, जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना। अब रेवेन्यू रिसीप्स को देखें तो अभी सरकार को GST आप देते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीप्ट होगा। और इनकम टैक्स देते हो, कस्टम ड्यूटी, ये सब जो दिया जाता है गवर्नमेंट को, तो ये क्या होगा, ये होगा रेवेन्यू रिसीप्ट। मतलब आप जो टैक्स भर रहे हो, इनकम टैक्स भर रहे हो, पेनल्टी भर रहे हो, दंड भर रहे हो, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रेवेन्यू रिसीप्ट, मतलब राजस्व प्राप्तियां। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देना, सब्सिडी देना,
दूसरों मतलब लोन को ब्याज चुकाना, लोन का ब्याज चुकाना, ठीक है। लोन का ब्याज चुकाना मतलब खर्चा करना, पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देना, फिर सब्सिडी देना और लोन का ब्याज चुकाना, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। अभी हम वो देखेंगे अच्छा बुरा क्या है, पहले सब समझ लो। मतलब अब सरकार का जैसे हमारा रोजमर्रा का खर्चा होता है, दूध लाना, पानी लाना, सॉरी, और दूध देना, लाइट का बिल, और दूध लाना, पेट्रोल का खर्चा, सब्जी का खर्चा, राशन का खर्चा, वैसे ही आप कह सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सरकार का रोजमर्रा का खर्चा, सैलरी देना, सब्सिडी देना, लोन का ब्याज भरना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सरकार रोड बना रही है, सरकार हॉस्पिटल बना रही है, सरकार ने एयर इंडिया खरीद लिया, मतलब कुछ पूंजी खरीद लेना। जैसे हम खरीदते हैं कार या हम खरीदते हैं प्रॉपर्टी, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। इसीलिए कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है। हमारे देखो बुजुर्ग लोग थे, उनको पता था कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो लोग पैसा ज़्यादा से बढ़ा तो प्रॉपर्टी खरीद लेना, ये खरीद लेना, और आजकल ज़्यादा पैसा बढ़ा तो अच्छे कपड़े खाना, रेस्टोरेंट में खाना, वो सब बढ़ चुका है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करे तो अच्छी बात है, क्यों? तो हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल से तो पैसा मिलेगा ना। ये व्यय कम रिसिप्ट के लिए जाता, मतलब इससे खर्च तो होगा लेकिन फायदा ही है। एयर इंडिया खरीदा सरकार ने, वो 1952 में खरीदा तो बेच दिया, वो बेच दिया मतलब कैपिटल रिसिप्ट हो गया। अभी हम देखेंगे रोड बना रही है सरकार, तो रोड के एवज पे सरकार को कुछ मिलेगा, तो टोल तो मिलेगा, तो ये क्या है? ये पूर्णावर मतलब आपको वापस मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की सबसे, आप किसी को लोन दे रहे हो, इसी देश को भारत ने लोन दिया, तो क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही आता है ना, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो? इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि उसको तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स में नहीं जाएगा। समझो आपने प्रॉपर्टी खरीदा, हॉस्पिटल स्कूल बनवाया, एयर इंडिया खरीदा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने इन्वेस्ट किया पैसे को, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। कैपिटल रिसिप्ट मतलब लोन ले लेना। अब लोन लेने से आपको प्राप्तियां तो होगी, पैसा तो मिलेगा। सपोज आपने लोन लिया तो आपको पैसा तो मिलेगा ही, कुछ भी हो, यू गेट मनी, आपको पैसा तो मिलना ही मिलना है। पर वो पैसा आपके ऊपर देता, लाइबिलिटी कर देगा, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी उस पैसे की, वो पैसा आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, ठीक है। वो पैसा आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स कम होने चाहिए। और क्या, अब सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, प्रॉपर्टी को, संपत्ति का सृजन कर देना कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है। मतलब जो प्रॉपर्टी को बेच के पैसा आता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कोरोना के टाइम में आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो गई, वो आपका घर का भी बजट में आपको बता रहा हूँ ना। जैसे आपके घर का नॉर्मल जो सैलरी है ये है, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आपके घर का वो आप उस हिसाब जो घर खर्च है डेली का, जैसे कि दूध और सब्जी, पेट्रोल, लाइट बिल, तो उसको क्या बोलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हाई फाई में हो, प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने, घर खरीद लिया आपने, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने घर बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दी, कार बेच दी, क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। घर में से तो सरकार में आओ, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो सरकार को जो आप टैक्स भरते हो, जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी जो बाहर वाले आके भरते हैं, क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार, गवर्नमेंट ऑफिसर आप आईएएस बनोगे, सैलरी देगी, सब्सिडी किसानों को देती। सब्सिडी मतलब अभी किसान जो गेहूं बोते हैं वो 20 रुपये है, आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के तहत 3 रुपये का मिलता है, तो 17 रुपये का किसान को नुकसान होता है। नहीं, 17 रुपये सरकार सब्सिडी देती है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया को, एफसीआई को।
तो क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी सरकार कुछ प्रॉपर्टी खरीदती, विदेश में कारखाना खरीद रही है, सरकार ने वोडाफोन को खरीदा, सरकार ने रोड बनाया, सरकार ने हॉस्पिटल बनवाया, सरकार ने स्कूल बनवाया, व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने कुछ बेच दिया, एयर इंडिया सरकार ने भी बेच दिया, सरकार ने किसी को प्राइवेटाइज कर दिया, सरकार ने लोन ले लिया, कैपिटल रिसीप्ट। समझ गए आप। अब आओ घाटों पर। सबसे पहला घाटा है रेवेन्यू डेफिसिएट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, मतलब आपके घर का खर्चा ही इतना हो गया है, दूध सब्जी लाइट का बिल का खर्चा इतना हो गया कि आपकी, जैसे आपकी सैलरी 10,000 है, खर्चा 12,000 का हो गया, तो 2,000 प्रति महीना आपके ऊपर कर्जा हो रहा है। क्यों? आपके रिसिप्ट से ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर है, तो ये नुकसान ही है गवर्नमेंट को। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखो, ये नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट बहुत खराब है, कैपिटल डेफिसिट नहीं होता। क्यों? अरे एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा, रोड सड़क ज़्यादा बनेगा, नुकसान थोड़ी ना है, उसे तो मिलने वाला है पैसा, तो वो नुकसान नहीं। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने अपना दिमाग चलाया, उनका भी दिमाग होता है भाई हमारी तरह, लेकिन थोड़ा सरकार की तरफ में ज़्यादा सोचते हैं, देखेंगे हम। उन्होंने बोला ये नुकसानदायक नहीं। जो नुकसानदायक क्या है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। वो देखते हैं क्या है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। वो देखो, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। अभी ये ऐसा नहीं समझेगा, एनिमेशन से समझो। अब प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया योगी जी को दिया। अब योगी जी ने उसका स्कूल बना दिया, तो अब देखो बड़ा मजेदार चीज है। देखो, इन्होंने जो पैसा दिया इनके लिए हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इन्होंने तो फाइनली उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, तो ये इनडायरेक्टली तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। इनडायरेक्टली दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्टली ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना भैया। तो अर्थशास्त्रियों ने बोला इसको माइनस कर दो, तो जो आएगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये किस लिए? वो सरकार का घाटा कम दिखाने के लिए, कि सरकार को कम हुआ है, वो इसीलिए होता है। देखो हम लोग क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है कि हमारा कुछ भी करो हमारा घाटा कम दिखना चाहिए, तो घाटा कम दिखाने के लिए यही किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। घाटा को अगर कम दिखाना है तो क्या कर दो, कैपिटल है। और भी अभी कुछ ये लोग कुछ ऐसा भी ला सकते हैं, मोर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो सरकार का घाटा कम दिखाने के लिए। एक होता है फिजिकल डेफिसिट, मतलब टोटल, ये तो हमने सिर्फ राजस्व की घाटा देखा ना, राजस्व घाटा देखा ना, लेकिन टोटल जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल डेफिसिट तो होता नहीं, साथ में साथ बजट डेफिसिट भी नहीं होता है। क्यों बजट डेफिसिट क्यों नहीं होता है? मान लो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, सरकार ने उसको कर्ज ले लिया, तो जितना का घाटा था उतना कर्ज लेने पे बराबर हो जाएगा, तो मतलब बजट डेफिसिट 0 हो जाएगा, दूध दही की नदियां बह रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं, तो इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने फिजिकल डेफिसिट लाया। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट पे प्लस करो कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस करो माइनस करो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट, मतलब सरकार ने जो वो बेच दिया, प्लस करो कैपिटल एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, इसमें प्लस करो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब 100 रुपये घाटा है, प्लस करो 100 रुपया 200, उसमें माइनस करो 50 जो मिला था, तो 150 रुपये का टोटल घाटा हुआ, 150 रुपये का फिजिकल डेफिसिट हुआ, 150 रुपीज। प्राइमरी डेफिसिट मतलब रेवेन्यू, मतलब ये भी प्रथम चरण है कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को जो वो नहीं करते, वो हमको नहीं ना देखना है। अब ये इस साल के आंकड़े देख लो, इस साल के डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स के क्या आंकड़े हैं।
फिजिकल डेफिसिट कितना है राजस्व घाटा, तो ये एक्चुअल में देखो 9.2%। तो डेटा याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे भी यही बोलता है 9.2% हुआ। बजट ने क्या सोचा था 6.8% हुआ, कितना 6.9%। कितना कम करेगी सरकार, तो 6.4%। तो ये सब डेटा याद रखना। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, तो वो कितना है 7.3, सरकार ने 5.1 सोचा था, रिवाइज संशोधित हुआ 4.7, होने की कोशिश है 3.8, मतलब कम करने की। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में 6.2, वो पुराना 2020-21 का, ठीक है 2020-21 का डेटा, ये सब 2020-21 का डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा था जो। और एस्टिमेट बजट ने किया था 4.1 घाटा होगा, तो कम घाटा हुआ 3.7 हुआ। इसीलिए तो है कि कम घाटे को कम किया जाए, घाटे को कम दिखाया जाए, है ना, हमने पढ़ा ना अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप समझ रहे हो ना सब क्या है, क्योंकि आगे मैं ये सब नहीं बताने वाला। %2.6 सोच रही है सरकार इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या भी यही आंकड़ा कि ये तो और ही कम होता है, तो हम उस पर देखने नहीं बैठने वाली। अब देखो और क्या है, राजकोषीय घाटा कहाँ कहाँ फाइनेंस सोर्स रहा, जैसे मार्केट बोरोइंग, मतलब हम लोग ने कहाँ कहाँ से लोन लिया, वो देखो मार्केट से, बैंक से जो सरकार ने लोन लिया वो इतना लिया, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, स्टेट प्रोविडेंट फंड से, एक्सटर्न बाहर से कितना लिया, तो इतना लिया, इतना करने की कोशिश, इतना करने का, वो डेटा आपको थोड़ा बहुत याद रखने की ज़रूरत है। यूपीएससी इंटरव्यू में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, अब इतना भी ज़रूरत नहीं। अब फाइनली जिस पे ऊपर वीडियो बनने वाला है, आधे घंटे की बकबक के बाद चालू होता है बजट 2022, बजट 2023 का वीडियो। तब हम चालू करते हैं। सबसे पहले बजट एट ग्लांस में देखिए क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्स, रेवेन्यू क्या है वो सब देख लेते हैं। देखो टैक्स से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये रहा। नॉन नेट टू सेंटर को भी हम आगे देखेंगे ग्राफ्स में। ये रिकवरी टू लोन, कैपिटल रिसिप्ट से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूरा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब आपके सामने है। पीपीटी मिल जाएगी वीडियो के बाद, लेक्चर वीडियो के बाद। अभी आप देखिए एक्सपेंडिचर का कुछ दिया गया है, व्यय की संरचना। तो वो कलर दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ ज़्यादा खर्चा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट पे कितना खर्चा हुआ है, ब्याज चुकाने में सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। पीपीटी आपको मिल जाएगी, डोंट बी टेंशन। और ये ट्रेंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ऊपर ही जाता जाए, तो थोड़ा सा अच्छा बात कितना खर्चा हो रहा है वो सब बजट में। सबसे ज़्यादा खर्चा कौन से इस पे हो रहा है, तो आप देखिए सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है भाई। क्या हो गया, लाइट शो करना पड़ेगा। What happened to that प्रेजेंटेशन को मेरी क्या हुआ, रुक जाए 2 मिनट। प्रेजेंटेशन कहाँ तक पहुँचे थे, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो इंटरेस्ट पे करने में हम लोग ने सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो चुकाया है। फिर ट्रेंड ऑफ मेजर आइटम्स, ये सब आप देख लेना, वो मतलब ये यूपीएससी से पूछेगा, बट एक बार नज़र देखने के लिए। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो कहा गया था। देखो हमारे 2022 में हमारे भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे, और 2047 में 100 साल। तो ये जो 25 साल का सफ़र है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको
अमृत काल कहा गया है। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू पैनल में आपके सामने पूछ लिया कि आप अमृत काल के बारे में क्या जानते हैं, तो आप कह देना कि 2022 में भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे और 2047 में 100 साल हो जाएंगे। तो उस बीच के 25 साल के अंतर को हम अमृत काल कहेंगे। तो ये बजट 25 साल के लिए कहा गया, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। अब उनके कुछ फोकस हैं अमृत काल के। फोकस ऑन ग्रोथ एंड इंक्लूसिव वेलफेयर, ग्रोथ और जन कल्याण पे योजना। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्लाइमेट एक्शन लिया जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगी और डेवलपमेंट होगा, एनर्जी ट्रांजिशन क्लाइमेट एक्शन। विशेष साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन पब्लिक पाइपलाइन, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है। अभी हम इस बजट पे आए हैं अपने वाले बजट। अब बजट के चार प्रियोरिटीज़ हैं: इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एक्शन और पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पीएम गति शक्ति क्या है। अब ये मैं आपको ग्रोथ दिखा रहा हूँ, कैसे हमारे भारत की ग्रोथ हो रही है। देखो आपको पता चलेगा, ये है वी शेप्ड रिकवरी। देख लो, दिख रही है ना वी शेप्ड रिकवरी। इधर प्रश्न भी आया था, व्हाट इज वी शेप्ड रिकवरी, व्हाट इज वी शेप्ड रिकवरी, इधर प्रश्न भी आया था। आर यू एग्री विद दैट? तो देख लो, इसको बोल रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी। इकोनॉमी पहले नीचे ऊपर थी, धड़ाम से नीचे आई, फिर ऊपर उठ रही है, फिर वापस एक वी शेप्ड बना, पर वो इतना खतरनाक नहीं था। आप देख सकते हो सेकेंड वेव में इतनी हालत बुरी नहीं हुई जितना फर्स्ट लॉकडाउन में हुई थी। ट्रेंड का मतलब डेफिशिएट्स का ट्रेंड वो ए डेफिशिएट बन रहा है, मतलब नीचे फिर ऊपर आया हाई लेवल पे, अब फिर वापस नीचे जाता जा रहा है। तो अगर संभावित से प्रश्न आ जाए ए ट्रेंड के डेफिशिएट के बारे में बात करो, लेकिन ए बन नहीं रहा है, ऐसे बन रहा है। उल्टा वी भी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल सही रहेगा, उल्टा वी। ट्रेंड का डेफिशिएट वापस से देखो, कुछ ए प्रकार का आकार पकड़ रहा है, पहले नीचे था, फिर ऊपर आया, फिर वापस नीचे जा। पीएम गति शक्ति मतलब वो घाटे की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की नहीं, घाटे की। मतलब घाटा पहले कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर अब कम होता था। पीएम गति शक्ति में ड्राइवन बाय 7 इंजन, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, इन्वायरमेंट। मतलब 7 इंजनों के द्वारा, मतलब रोड को डेवलप किया जाएगा, रेलवे को डेवलप किया जाएगा, एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा, मास ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। फार्मूला ऑफ मास्टर प्लान, एक्सप्रेस वे, 2500 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे। एक्सप्रेस वे तो आप जानते हो ना, एक वे रहता है, उसमें आप चढ़ जाइए, उसमें 200 किलोमीटर से गाड़ी चलाते रहिए, आपको उसका टोल जो आपसे पहले ही लिया जाएगा। हर जगह भारत सरकार अब बहुत जगह एक्सप्रेस वे बना रही है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म, अलाइंग डेटा एक्सचेंज, मोबिलिटी, सब चीज़। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कोशिश। इन पोस्टल रेलवे सिस्टम की कोशिश एंड रेलवे फैसिलिटिंग पार्सल मूवमेंट, मतलब पोस्टल से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। क्यों? लोकल वोकल आवाज़ करने के लिए। वन स्टेशन का एक प्रोडक्ट, मतलब स्टेशन पे उसी जगह का प्रोडक्ट। 400 नई वंदे मातरम ट्रेन्स, 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स का भी चलाने की कोशिश, ये आपको सब याद रखना है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस में, मतलब उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक से ये बात चल रही है कि रेलवे स्टेशन को मास अर्बन जगह से कनेक्टिविटी करने की बात यहाँ पे चल रही है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, डेवलपमेंट करने की बात चल रही है। यहाँ पे 400 नए वंदे भारत ट्रेन की बात चल रही है। एग्रीकल्चर में क्या बात चल रही है कि केमिकल फ्री ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए गंगा नदी के किनारे पे, वो चुनाव के लिए, लेकिन इतना भी नहीं, मतलब बिना केमिकल के ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से खेती करनी चाहिए गंगा नदी के किनारे पे, ऐसी बात चल रही है, तो बजट ने की है।
पीपीपी, इसमें भी किसान को ड्रोन, किसान को नई टेक्नोलॉजी को, नए स्टार्टअप्स करने को किसान को कहा गया है। उनको फंडिंग भी दी जाएगी इसके लिए, ये भी ऐसा कहा गया है। स्टार्टअप मतलब नया बिजनेस शुरू करना। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 9 पॉइंट हेक्टेयर का जो किसानों को मदद करेगा, और ऐसे 5 मोर और ज़्यादा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। वापस से देख लो एग्रीकल्चर की सेक्टर में कैसे ग्रोथ हुई है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एजुकेशन में 1 क्लास 1 टीवी चैनल, मतलब ई लर्निंग, ई विद्या पे स्टैंडर्ड 1 का एक चैनल, स्टैंडर्ड 2 का एक चैनल, तो सबके लिए ऐसे 200 टीवी चैनल और बढ़ाए जा रहे हैं। तो देखिए अब टीवी पे भी इंसान पढ़ सकेंगे। क्यों? बच्चे पढ़ नहीं पाए, इसीलिए डिजिटल लर्निंग से कई सारे लोग लैक हुए। तो ये एक अच्छा कदम, मैंने भी एक एडिटोरियल आया था, तो ये एजुकेशन को लेकर अच्छा कदम कि ई लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात है कि सरकार एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने वाली है। उसमें सब कुछ डिजिटल रहेगा, डिजिटल टीचर, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल स्टूडेंट, डिजिटल बुक्स, कुछ भी फिजिकल नहीं रहेगा, सब कुछ डिजिटल रहेगा। टीचर तक डिजिटल रहेंगे। ऐसी दुनिया की एक यूनिवर्सिटी भारत सरकार बनाने वाली। अब कैसे बनाएगी, कहाँ बनाएगी, अभी तक उसने कुछ नहीं बताया है, पर बजट में ये बताया गया है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी और हाई क्वालिटी ई कंटेंट वो भी उसको डिलीवर किया जाएगा, वो भी डिजिटल टीचर्स के साथ। हम भी डिजिटल टीचर हैं, आपको डिजिटली पढ़ा रहे हैं, तो शायद हेल्थ को लेकर, हेल्थ में क्या बात चल रही है? नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट, नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर मिशन शक्ति, 2 लाख आंगनवाड़ी, इसको मतलब हेल्थ में भी इस समय थोड़ा अच्छा काम किया गया है। अब 7 योजनाओं के बारे में, हर घर नल से जल, पीएम आवास योजना में 80 लाख रुपए, 80 लोगों को हाउस 2022-23 तक, पीएम डिवाइन थोड़ा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिस, मतलब पैसा आप डिजिटल पोस्ट ऑफिस से डिजिटल बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है पोस्ट ऑफिस से। कोर बैंकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक फॉर सेटअप डिजिटल। ये 7 कदम है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अगली बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड आईटी ब्रिजेस, एक्सपांडिंग स्कोप ऑफ परवरिश पोर्टल। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब स्टार्टअप करने में आसानी होगी आपको, रेगुलेशन कम होंगे। अब 2.0 इसको नारा दिया गया है। ईज ऑफ लिविंग, आसान से इंश्योरेंस, चीप अमेंडेंट पासपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग की भी यहाँ पे बात चल रही है। आरबीआई डिजिटल रूपी लाने वाला है, बहुत बड़ी खबर। अब डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, यहाँ पे ही मुझे लगता है बताना चाहिए। और वर्चुअल एसेट्स पे 30% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे वक्त आ चुका है 10-15 मिनट की डिस्कशन करने का कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, और हमारी वाली करेंसी फिएट करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं। देखो सबसे पहले देखो मैं आपको अपनी वाली करेंसी समझाता हूँ। आरबीआई जो है वो नोट छापती है, ठीक है, वो फिएट लिक्विडिटी फॉर्म में रहता है, वो आपके पास रहता है, या तो आपके वॉलेट में भी रहता है ना, पेटीएम में भी आपके रहता है, या गूगल पे में, फ़ोन पे में भी आपके वॉलेट में दिखाता है ना, आपके बैंक में। तो आप जाके गवर्नमेंट को दिखा सकते हो कि देखो, या बैंक में एसबीआई के काउंटर पे, देखो मेरे अकाउंट में इतना रुपया है, मुझे ऐसा कैश दे दो। तो ये आपका डिजिटल करेंसी नहीं हो गई, ये आप ही की करेंसी है, बट वो डिजिटल फॉर्मलाइज में आपके पेटीएम गूगल पे है। आप जब चाहो उसकी लिक्विड, उसकी सरकार ने उसकी एवज पे नोट छाप के रखा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सरकार ने उसकी एवज पे नोट छाप के रखा है, तो वो डिजिटल करेंसी नहीं। क्रिप्टो करेंसी मतलब मैंने ऐसी चीज़ बना दी जो दूसरा कोई और नहीं बना सकता। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये, वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी की नहीं है वो। अब डिजिटल करेंसी सरकार बनाने जा रही है, वो क्या है? रहेगा तो रुपया ही भैया, रहेगा तो रुपया ही, पर डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा।
सर भैया आप बोलोगे सर अभी तो मेरे पेटीएम में डिजिटल फॉर्मेट में पड़ा ही हुआ है 100-200 रुपया पेटीएम वॉलेट में। मैंने कहा मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं क्या, डिजिटल करेंसी मतलब अब इसकी एवज में आप SBI पे जाके, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके नोट नहीं ले सकते भैया, नोट नहीं ले सकते। ये डिजिटल करेंसी रहेगी। इससे क्या होगा, इससे नोट पेपर कम होगा, एनवायरनमेंट की बजट होगी। सबसे बढ़िया एनवायरनमेंट, पेपर का होगा तो फिर एनवायरनमेंट को कम हानि होगी। दूसरा ये तो है ही, पेपर कम लगेगा, सरकार को आपका डेटा भी प्रॉपर मिलेगा। ब्लैक मनी से बचने की कोशिश सरकार इसलिए कर रही है। अभी अब क्या है, अगली भी दूसरी क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स पे और वर्चुअल एसेट्स पे। एसेट्स क्या होता है, जो आपके पास चीज़, जैसे आपका घर, आपका टीवी, आपका मोबाइल, आपकी पेन, आपकी बुक, ये आपके पास एसेट्स हैं जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपके एसेट्स हैं। लेकिन वर्चुअल एसेट्स मतलब जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख सकते हो, देख सकते हो, उसको बोलते हैं वर्चुअल एसेट्स। ऐसा सरकार ने बोला। सरकार ने क्या बोला अंदर, डिजिटल करेंसी पे 30% टैक्स, क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स। आगे चल कर रिपोर्टर ने धर लिया, भैया किस लिए, तो उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी को आपने करेंसी मान लिया है क्या, क्योंकि करेंसी आप तभी मान सकते हो जब उसका RBI, कोई बैंक तो उसको देता नहीं है क्रिप्टो करेंसी को, तो क्या आपने उसको लेजिटिमेट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये वर्चुअल एसेट्स है, वर्चुअल एसेट्स पे हम 30% टैक्स ले रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी वर्चुअल एसेट्स है, अब मैं किसी को बेचूंगा तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब देखो अब क्या फंड है, आप बोलोगे सर गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि मेरे पास इतनी क्रिप्टो करेंसी है, दिमाग तो तुमने सही लगाया है। और अब देखो, आपने कोई ऐप में क्रिप्टो पर पैसा लगाया तो ऑनलाइन ही लगाया होगा, ऑनलाइन ही लगाया होगा, और आपको क्रिप्टो मिली 1 लाख का, आपने लगाया हो, लो रखे हो 10 लाख हो गए। गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, बोली रखे रहे भैया, जब रखे रहे तुम पर 1 करोड़ कर ले। लेकिन जब आप इसको बेच दोगे क्रिप्टो करेंसी को और अपने अकाउंट में पैसा लोगे, तब गवर्नमेंट बोलेगी रुक जा भैया 30% टैक्स पे हम लेंगे, मतलब 3,33,000 रुपया, और नहीं दिया तो अकाउंट फीस। और मान लो एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, देखो आपने 1 लाख लगाया, मिला 90,000 का हो गया, भाव गिर गया, तो आपने डर के मारे उसको बेच के अपने पैसा खाया, तभी भी गवर्नमेंट बोलेगी रुको 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 30% टैक्स। आपको भैया प्रॉफिट क्या हुआ, मुझे कहीं प्रॉफिट हो लॉस हो 30% टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। मतलब चाहे आपको घाटा हो चाहे नुकसान हो, भैया 30% टैक्स आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे लगेगा ही लगेगा। समझ गए, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस, यही सबसे हाईलाइटेड बात थी इस बजट, हमने बता दिया। बाकी मिनिमम टैक्सेस की भी बात की, इस बार सरकार ने टैक्स थोड़ी जैसे वर्चुअल 30% टैक्स, इस बार फिर GST कलेक्शन की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट। इस बार सरकार ने टैक्स कोई नहीं लाया ज़्यादा करके, वहाँ आगे हम देखते हैं क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने। अब पैसा कहाँ से कितना परसेंट आया, 15% इनकम टैक्स से आया, 15% कॉर्पोरेशन टैक्स से आया, 16% GST से आया, 5% कस्टम से आया। कस्टम क्या होता है वो देखो, कस्टम भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे। मान लो बाहर से कुछ सामान आ रहा है, ठीक है, तो जो मर्चेंट ला रहा है उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। 35% कर्ज लेकर आया है, 5% नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब आपने वो क्या बोलते हैं पेनल्टी भरा, दंड भरा, उस सबसे। अब पैसा कहाँ जाता है, पैसा वहीं खर्चा में कितना गया, 17% किसमें गया, ब्याज चुकाने में सबसे 30% सबसे ज़्यादा हमारा जा रहा है। मतलब पैसा आ कहाँ से रहा है, सबसे ज़्यादा ब्याज लेने से। सब पैसा जहाँ कहाँ जा रहा है, पैसा वो देने, मतलब ब्याज देने में। 4% पेंशन पे, 9% स्कूल स्कीम्स पे, 5% डिफेंस पे,
फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर 10 पे, शेयर टैक्स ड्यूटीज पे 10। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ, बड़ा है, मतलब इस साल इतना है, मतलब बढ़ रहा है और आगे इतनी ही कामना है। कैपिटल रिसिप्ट इतनी है और कामना जो है वो इतनी है, मतलब एक साल बहुत हो गया था, अब कम हो रहा है कैपिटल रिसिप्ट के बारे में है। अब योजनाओं पे देख लो, सरकार किस कौन सी योजना पे कितना बना रही है। 3,49,47 करोड़ रुपया पहले अभी लगाया था नेशनल हेल्थ मिशन पर, और 3,07,800 जो है आगे लगाने की सरकार ने बोला है। हर घर जल से जल, हर घर नल से जल जीवन मिशन में इतना कि इस बार इतना था और इस बार इतना लगाएंगे। सब करोड़ में है जो डेटा दिख रहा है। प्रधानमंत्री घर ग्राम सड़क योजना, मंत्री ग्राम सड़क योजना मतलब गांव में सड़क बनाना, तो 14,000 करोड़ अब 19,000 करोड़ उस पर लगाया जाएगा। पीएम किसान पे 700 करोड़ की बिक्री है, मतलब ये बिक्री बोल रहा हूँ, बड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन देखो कितना लंबा दिखाया गया है। खाली 500 करोड़, ऐसा लग रहा है 10,000 करोड़ आगे कर देंगे। कितना बड़ा चित्र बना के दिखाया गया है भाई साहब। नेशनल हेल्थ मिशन पे, एजुकेशन मिशन पे इतना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार पे बड़ा, मतलब एस्टिमेटेड है, सही नहीं है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पे इतना। अब कितने मिनिस्ट्री को कितना मिला वो सब यूपीएससी इतना नहीं पूछता, पर फिर भी अब इसमें पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट क्या क्या रिवाइज करने के लिए, क्या क्या वापस पढ़ने के लिए, वो देखो। बड़ी बात तो ये कि इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंजेस नहीं आई हैं, कोई भी इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं है। वो पुराना इनकम टैक्स 5 लाख पे नहीं लगता है, 5 से 7.5 लाख पे 10%, 7.5 से 10 लाख पे 15%, 10 से 12.5 लाख पे 20%, 12 लाख 12.5 लाख से 15 लाख पे 25%, 15 लाख से ऊपर 30%। अब ITR वापस आप दे सकते हो 2 साल के अंदर। मतलब देखो आपने अगर मान लो पिछले साल अपनी इनकम छुपाई हो या अपनी इनकम नहीं डाली हो, या आपको ही ना पता हो मेरी ये इनकम है, तो आपको वापस से उसका टैक्स भरना है, ठीक है। तो आप अगले IT रिपोर्ट में उसको भेज सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट ने किया है। इसको बोलते हैं ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पे कम टैक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पे अब जो है वो टैक्स कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे सब पे टैक्स जो है थोड़ा कम। तो वो जेठालाल तो खुश होगा इससे। अब क्या, कस्टम ड्यूटी कम लगेगी सोना चांदी ज्वेलरी पे, तो फिर विदेशी व्यापारी को तो मजा आ गया। MSP अब सीधा बैंक अकाउंट में दिया जाएगा, तो फिर अब तो किसानों को भी मजा ही आ गया। मतलब MSP पहले सीधा बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। सरकारी ऑफिसर्स को टैक्स, पेंशन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वही मैंने बताया ना, 1% TDS कटेगा, नॉन फंजीबल टोकन पर 30% टैक्स, बिटकॉइन ये सब पे कटेगा। मैंने बताया कैसे कटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई, 44 मिनट की वीडियो थी, 1 घंटा तक हमने इस पर चर्चा की। अब अगला वीडियो आएगा इकोनॉमिक सर्वे पे, वही लगभग इससे थोड़ा कम, इस पर ज़्यादा जाने लायक चीज़ें नहीं है। बजट पे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। 86 स्लाइड्स का थोड़ा बड़ा वीडियो बना है, मैं जानता हूँ, फिर भी देखो मेहनत किया मैंने आपके लिए, तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।